Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are preparing for IGNOU PGDRPC entrance exam and today we will do class 1 of unit 6. Unit 6 is research methods and statistics in psychology. Okay, so let's see the syllabus first. Syllabus में है आपके these topics: nature and purpose of psychological research. Then research approaches में we have to do quantitative, qualitative and mixed methods. Research designs में दिया है experimental, quasi experimental, correlation, case study and single case designs. Then we have to do variables, hypothesis and operational definitions, sampling techniques, tools and techniques of data collection. What else? Reliability and validity. बेसिक स्टैटिस्टिक्स हमें करना है यहाँ पे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट, काई स्क्वायर, कोरिलेशन, अनोवा, इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही इन्होंने मांगी है. ठीक है. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च एथिक्स, बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड एपीए स्टाइल. ओके, आज की क्लास 1 में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, रिसर्च अप्रोचेस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड्स एंड फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम हेयर: इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च एथिक्स, बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड एपीए स्टाइल. ये 5 टॉपिक्स हम आज इस क्लास में कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. Psychological research, what are the nature या characteristic of psychological research? It is based on empirical evidence. यानी कि यहाँ पे जो evidence होते हैं they are supported by real life experiences या फिर experiments. They are not vague, they are not opinion based और idea based. ठीक है. देन इज रेप्लीकेबल. ठीक है, यानी कि जो हमने एक बार रिसर्च की उससे जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को अगर हम सेम टाइप के डिज़ाइन, सेम टाइप के प्रोसीजर यूज़ करें तो दोज रिजल्ट्स विल बी रेप्लिकेटेड. ठीक है, इससे और क्या फ़ायदा होता है रेप्लीकेबल होने से कि ये आपकी वैलिडिटी इंश्योर करती है रिसर्च की. ओके, देन है रिसर्च इज सिस्टमेटिक. अब साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारा ये रिसर्च का प्रोसीजर रहता है. ठीक है. देन इट इज़ वैलिड एंड वेरीफिएबल. एंड हाउ इट इज़ मेड श्योर दैट द रिसर्च इज़ वैलिड एंड वेरीफिएबल? बिकॉज वी यूज़ स्टैंडर्ड टूल्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन आवर रिसर्च. ठीक है. डायरेक्टेड टूवर्ड्स सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. यहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, या हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो एम होता है वो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है रिसर्च में. डेवलप थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन. जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उससे जब रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को यूज़ करके हम नई नई थ्योरीज डेवलप करते हैं. हम उस रिजल्ट को यूज़ करके जनरलाइजेशन ड्रॉ करते हैं कि जैसे सपोज हमने एक छोटी पॉपुलेशन पे एक रिजल्ट निकाला तो वी कैन जनरलाइज इट ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ बिगर पॉपुलेशन. ठीक है. एंड हम अपने प्रिंसिपल्स उससे ड्रॉ करते हैं. ठीक है. देन है पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. अब हमने जो साइकोलॉजिकल रिसर्च का नेचर देखा, एज सच तो वो जो नेचर है वो रिसर्च का नेचर है, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी वो नेचर आपका एप्लीकेबल है. पर्टिकुलरली जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट रिसर्च, है ना. साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च का क्या पर्पस है? एज यू नो कि हम साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस स्टडी करते हैं, है ना. तो हमारी जो रिसर्च होगी वो भी क्या होगी, इट विल बी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. तो रिसर्च का पर्पस क्या होता है? थ्रू रिसर्च वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू मेजर, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड कैटेगराइज ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है.
तो जब रिजल्ट्स, जैसे कि हमने नेचर में पढ़ा था कि रिजल्ट्स आने के बाद हम उनसे प्रिंसिपल्स ड्रॉ करते हैं, जनरलाइजेशंस ड्रॉ करते हैं, है ना। तो रिसर्च के जब रिजल्ट आते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, तो उनसे हम डिफरेंट टाइप के स्केल्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, है ना। उसको फिर हम ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, या रिसर्च के बाद जब हमें कुछ प्रिंसिपल्स पता चलते हैं तो वहाँ से हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड ह्यूमन बिहेवियर को हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ट्रेट्स वगैरह में देखा। एंड देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च से, उससे फिर हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं अपनी सोसाइटी में, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर नेचर एंड पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मोड मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, रिसर्च। अब नाम से पता चल रहा है हमें यहाँ पे कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटेटिव की पहले बात करते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है? क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी कब कहीं पे इंश्योर होती है? जब हम किसी भी चीज को डीपली करते हैं, है ना। जब हम बोलते हैं ना कि यार इस चीज पे बहुत अच्छी डीप रिसर्च की हुई है, यानी कि कुछ क्वालिटी है उस चीज में, है ना। या नॉट जस्ट अबाउट रिसर्च, इन एनी टर्म्स अगर हम बात करते हैं कि बहुत डीपली किसी काम को किया गया है, तो उसका मतलब उसमें क्वालिटी आई होगी, है ना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? डीप तरीके से यहाँ पे रिसर्च की जाती है, इन डेप्थ रिसर्च होती है, ठीक है। तो आई होप ये मतलब आपको समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि इन डेप्थ रिसर्च। अब ये इन डेप्थ रिसर्च हम कर कैसे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पर्सन है एक्स, इसकी हमें केस स्टडी करनी है, इन डेप्थ केस स्टडी करनी है, तो अगर मैं कहूँ कि हम एक क्वेश्चनेयर दे दें इनको एंड बोल दें कि ठीक है आपको 30 मिनट्स में ये क्वेश्चनेयर आपको करना है, ओके। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके ऑप्शंस दिए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज योर आंसर, ठीक है। तो अब इन्होंने एक ये वो क्वेश्चनेयर करके हमें दे दिया, ठीक है। तो क्या हमें उससे उनकी इन डेप्थ एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चला? नो, हमें सिर्फ वो जो हमारे क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में हमें कुछ पता चल गया कि ओके इनका ये मानना है, ये मानना है, ये मानना है, ठीक है, इस तरीके से। वहीं अगर हमें इस पर्सन से जाके हम इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछें, है ना, इनसे ऐसे सवाल करें कि ये उस पर आपने सोचें एंड देन हमें रिप्लाई करें, अपने लाइफ के पास्ट में जाएं, वहाँ से कुछ निकाल के हमसे शेयर करें बातें, है ना, अपना थॉट प्रोसेस वो यूज़ करें। तो इस तरीके से जो काफ़ी टाइम जिसमें लगता है एंड जिसमें एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं, इस टाइप की जब स्टडी हम करते हैं तो वो इन डेप्थ स्टडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन एक्स की जब हम केस स्टडी कर रहे होंगे तो हम इन डेप्थ केस स्टडी करेंगे, एंड दैट विल बी थ्रू इंटरव्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करेंगे, तब वो कहलाएगी क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो इन डेप्थ रिसर्च हो गई। तो यहाँ पे अब इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी? इंटरव्यू टाइप्स टेक्निक्स, ठीक है। सो इट कुड बी डन बाय इंटरव्यूज, एक्सपीरियंसेस से आपको पता चलता है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोट की, जब मैंने कहा कि हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, जानने के लिए, उनकी लाइफ के बारे में इन डेप्थ जानने के लिए, एक्सपीरियंसेस के बारे में। अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे? अगर हमने डायरेक्टली ये पूछा है तो ये दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, है ना। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, है ना। अब अगर हम उनसे यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें कि आप जब ट्रैवल करते हैं तब आपको किस टाइप के कुजीन्स पसंद हैं, आप किस टाइप क्या पसंद करते हैं, है ना। तो ये एक काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया जिसमें कि
वो काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जैसे सपोज़ करो कि जब मैं इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, इस पर्टिकुलर स्टेट में ट्रैवल करता हूँ तो मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ, या मैं इंडिया से बाहर जब ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये चीज़ पसंद आती है, अगर मुझे ईजीली कुछ अवेलेबल होता है तो मैं ये ले लेता हूँ, अगर मुझे एक्सपेंसिव पड़ता है तो मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो अपना काफ़ी विस्तार से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना, एंड हमें डीपली उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं दे शुड बी ओपन एंडेड, एंड वहां से फिर जो हमें आंसर्स मिलते हैं दे आर आवर डेटा, ठीक है। तो ये डेटा कलेक्शन का मेथड इसमें क्या होगा, आस्किंग द ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चंस यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन आर ओपन एंडेड, ठीक है। अब यहां पे इतना हो गया, क्वेश्चन यूज फॉर डेटा कलेक्शन आर ओपन एंडेड। अब आती है बारी कि हमें डेटा मिल गया, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये डेटा इट बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर पर्सन, जो हमने बात की एक्स की, एंड काफ़ी विस्तार पूर्वक ये चीज़ आई है, तो उसको हम या तो नोट्स की फॉर्म में करेंगे रिप्रेजेंट, या हम उसको रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स या रिकॉर्डिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। ओके, देन करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च। आई होप आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का समझ आ गया है। क्वांटिटेटिव रिसर्च नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो यहाँ पे मतलब कि हमारा जो सैंपल साइज है वो बड़ा है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सैंपल साइज बड़ा है, काफ़ी लोगों के ऊपर हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, बिगर पॉपुलेशन है हमारे पास यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे काफ़ी लोगों का डेटा हमें चाहिए, काफ़ी लोगों से चाहिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, अब हर एक पर्सन से जा जाके डीपली अगर क्वेश्चंस करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है, एंड वो फिर एक पर्सन से करेंगे तो दैट विल बी अ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन दैट पर्सन, ठीक है। अब हमें इतने सारे लोगों का डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चनियर की बात की थी कि सबको एक एक क्वेश्चनियर दे देंगे एंड सबको टाइम दे देंगे कि ओके ये इतना टाइम है इस क्वेश्चनियर को, आप हमें फिल करके दे दो, है ना। एंड उसमें जो क्वेश्चन होंगे हमें डायरेक्ट हर क्वेश्चन का आंसर जो है हर इंसान से यहाँ मिल जाएगा, ओके। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमने दिया, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया, कितनों ने बी चूज किया, कितनों ने सी किया, डी किया, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास 4 आंसर की फॉर्म में ही एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ 4 तरीके के आंसर उसमें हो सकते हैं, है ना। कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं होगा, है ना, कहीं पे किसी के एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। तो इसमें आपको और क्या समझ आ रही है बात, कि ये जो प्रोसेस है, ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड टाइप का मेथड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पूछा, हो सकता है कि उस पर्सन ने जिस हिसाब से आंसर दिया तो आपको उसी में से कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट बिल्ड करना पड़े, है ना। तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हो, यहाँ पे यू आर गोइंग विद द फ्लो, है ना। यहाँ पे क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, आपका पहले से डिसाइडेड है कि ओके ये मेरा क्वेश्चनियर है, इतने लोगों को मैंने देना है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसको मेरे को चेक करना है, मेरे को कंपेयर करना है, या मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो उस तरीके से दैट विल बी माई मेथड, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो दिस इज हाईली स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि मेरे ये क्वेश्चनियर है, इसमें ये 30 क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछने हैं सामने वाले से, इतने सारे लोगों से जो भी सैंपल पॉपुलेशन लिया है, ठीक है। हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड, इसमें क्या एग्जांपल होंगे फिर हमारे, क्वेश्चनियर, उसमें क्या था, इंटरव्यू, ठीक है। क्वेश्चनियर्स होंगे या फिर सर्वे होगा।
सर्वे में भी हम यही पूछते हैं ना कि किसी की भी चॉइस या कुछ भी हमारे पास पहले से ही होता है क्वेश्चन कि हमें क्या पूछना है ना, एंड अगेन उसमें उसी टाइप से ऑप्शंस रहते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसे होंगे, क्लोज एंडेड। यहाँ पे कैसे थे, डेटा कलेक्शन के लिए जो क्वेश्चन पूछे हमने वो थे ओपन एंडेड, यहाँ पे क्लोज एंडेड कि ठीक है एक क्वेश्चन पूछा, उसके 4 ऑप्शन है, यू हैव टू जस्ट चूज एनीथिंग फ्रॉम दैट एंड उसका वहाँ पे आंसर खत्म होता है, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन आर क्लोज्ड एंडेड, ठीक है। एंड यहाँ पे डेटा की रिप्रेजेंटेशन थी नोट्स की फॉर्म में या रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में। यहाँ पे हम डेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब सपोज करो हमने 50 लोगों से डेटा लिया है ना, तो हमारे पास हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इतने लोगों ने इसमें ये चूज़ किया है, इतने लोगों ने ये चूज़ किया है, इतनों ने ये चूज़ किया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, हमारी स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ग्राफ की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बेसिकली कि इतने लोगों ने ये किया है ना, तो क्वांटिटी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नंबर इज द की वर्ड हेयर, ओके। एंड यहाँ पे की वर्ड है आपका इन डेप्थ, ओके। सो ये चीज याद रखना। सो यहाँ पे डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। एंड कैसे, ग्राफ की फॉर्म में कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या, ग्राफ एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स या कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एक और मेन डिफरेंस इसमें आता है, हमने जब रिसर्च के पर्पस पढ़े थे या रिसर्च का नेचर पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या देखा था कि रिसर्च होने के बाद जो हमारे रिजल्ट आते हैं उसको हम यूज करते हैं फॉर जनरलाइजेशन, है ना। जनरलाइजेशन के लिए या प्रिंसिपल्स बनाने के लिए, है ना, उसके अलग अलग कुछ ना कुछ यूज होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जनरलाइजेशन की, तो क्या यहाँ पे इन डेप्थ रिसर्च से हमें जो पर्सन एक्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या हम उस इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस पर्सन से पर्टिकुलर उसके लिए है वो, है ना। जरूरी नहीं है जो उसके चॉइसेस या उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो बाकी सब लोगों के हों, है ना। तो यहाँ पे जनरलाइज करना इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने काफ़ी सैंपल्स लिए हैं, यहाँ पे हमारा सैंपल साइज बड़ा है, तो क्या हम एक और बिगर पॉपुलेशन पे बिलोंगिंग टू सेम एरिया, क्या हम उस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं? यस, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे, यहाँ पे किसी का हमने एक्सपीरियंस जानने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्यू लिया है लोगों का किसी भी चीज को लेके कि अच्छा ऐसा ऐसा है, तो व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस, ठीक है। तो उन्होंने पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट किए, यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बताए हैं, तो वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसमें उतना डिफरेंस नहीं आया है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे क्लोज क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसलिए हम, और बिगर नंबर यहाँ पे हमारे पास था सैंपल साइज, तो इसलिए हम इस रिसर्च के रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो द रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड हियर, क्वांटिटेटिव में रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, ठीक है। रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एंड यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है। आई होप ये समझ आया है आपको। कीवर्ड्स याद रखना, यहाँ पे इन डेप्थ रिसर्च है, यहाँ पे आपका नंबर्स है, ठीक है। ये वर्ड्स याद आते ही आपको सारा याद आ जाएगा, ठीक है। एंड ये रिसर्च के रिजल्ट जनरलाइज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक तो ये लार्ज नंबर से रिजल्ट आया है, ठीक है, ग्रेटर पॉपुलेशन पे हमने किया था, सैंपल साइज इसमें बड़ा था। एंड दूसरा, यहाँ पे हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है।
और यहाँ पे इसको जनरलाइज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन डेप्थ स्टडी है अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और सो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सैंपल साइज छोटा है एंड इन डेप्थ स्टडी है, तो फिर इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। देन अब हमारा है मिक्स्ड मोड, ठीक है। मिक्स्ड मोड में मिक्स्ड मोड में ये दोनों जो होते हैं ये आपके होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव रिसर्च जब होती है हमारी, तो वो मिक्स्ड मोड मेथड बन जाता है, ठीक है। तो यानी मिक्स्ड मोड मेथड के अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं एंड हम उसी रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप स्टडी कर रहे हो कुछ 1000 लोगों पे, ठीक है, एंड आप क्या स्टडी कर रहे हो, आपका रिसर्च किसके बारे में है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से साइकोलॉजिकल वेलबींग आती है, ठीक है। बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस साइकोलॉजिकल वेलबींग इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा हाइपोथेसिस है। सपोज हमने बोला कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से साइकोलॉजिकल वेलबींग इंप्रूव होते हैं, दिस इज अवर हाइपोथेसिस, लेट्स से, ठीक है। तो हमें ये इसकी रिसर्च करनी है। अब क्या होगा, हमारे पास हम कोई स्केल यूज करेंगे, कोई क्वेश्चनएयर यूज करेंगे, ठीक है। ये वो इन 1000 लोगों को हम दे देंगे, ठीक है। इन 1000 लोगों से वो क्वेश्चनएयर फिल कराएंगे एंड फिर क्वेश्चनएयर के आधार पे हम देखेंगे कोरिलेशन माइंडफुलनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग का, ठीक है। तो बेस्ड ऑन आवर ये जो क्वेश्चनएयर दिया है, इसके रिजल्ट के बेसिस पे हम निकालेंगे कि ओके इतने घंटे तक सपोज प्रैक्टिस करने वालों को इतनी अच्छी वेलबींग हुई है अचीव, तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे। ये हो गई हमारी क्या, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो उसमें हम अपने रिजल्ट्स बता देंगे कि ओके जो दिन में 1 घंटा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग इतना इंप्रूव है, जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता उसका इतना है, जो 3 आवर्स 4 आवर्स प्रैक्टिस करता है उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग इस लेवल का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे इसी रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च हम कैसे इंक्लूड करेंगे कि सपोज इसमें से हम देखेंगे कि 2-3 टाइप के लोग हम लेंगे, जैसे या तो कोई जो बिल्कुल नहीं करता है, या कोई एवरेज लेवल पे माइंडफुलनेस करता है, या जो बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस करता है। सपोज हमने 3 टाइप के इसमें लोग ले लिए, ठीक है, 3 पर्सन्स हमने लिए। अब वहाँ उन 3 पर्सन्स का जाके हम पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, उनसे इन डेप्थ क्वेश्चंस करेंगे, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करेंगे एंड देन वो वहाँ से क्या निकल के आया रिजल्ट, वो हम अपने रिसर्च रिपोर्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसमें क्वालिटेटिव कंपोनेंट भी डाल दिया। सो यहाँ पे कुछ पर्सन्स लेते हैं हम, ठीक है, 1 और 2 और 3, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, एंड उनका फिर हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करेंगे एंड देन इट विल बी आवर क्वालिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो क्वालिटेटिव पार्ट, देन ये पूरा मिला के हमारा हो जाएगा मिक्स्ड मोड, ठीक है। दिस इज अवर मिक्स्ड मोड मेथड, जिसमें कि आपकी क्वांटिटी भी आ गई, आपकी क्वालिटी भी आ गई। हमने दोनों टाइप के रिसर्च इसमें इंक्लूड कर ली, ठीक है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया है। इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन फॉर योर नोट्स। ओके, अब हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की, यानी कि जब हम अपने रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या एथिक्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सो लेट्स सी
इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि हमें कंसेंट लेना होगा अपने पार्टिसिपेंट का जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। एंड पार्टिसिपेंट्स मस्ट नो व्हाट द स्टडी इज़ अबाउट, ठीक है, उनको पता होना चाहिए, हमें उनको बताना है कि ये रिसर्च क्यों हो रही है, आपको क्यों पार्टिसिपेंट बनना है इसमें, एंड अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें वो आंसर करने हैं। एंड यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट पर्सन शुड एग्री वॉलंटरीली, हमें कोई फोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी देयर इसके लिए, है ना। देन डीब्रीफिंग, हमें उनको ब्रीफ करना है अबाउट आवर रिसर्च, कि हम क्यों कर रहे हैं इस रिसर्च को, क्या पर्पस है हमारा। एक्सप्लेन द ट्रू पर्पस आफ्टर द स्टडी, कि हमारा स्टडी करने के बाद हमारा मकसद है क्या एक्चुअली इस रिसर्च का, वो हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। एंड आंसर पार्टिसिपेंट क्वेश्चंस, अगर इस दौरान उनके कोई भी सवाल हैं तो हमें उनका आंसर देना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए, उनके कोई भी डाउट हैं तो, ठीक है। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डीब्रीफिंग, और क्या, प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इट कुड बी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, कोई भी किसी भी प्रकार की उनको हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म, ठीक है, फ्रॉम फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल हार्म थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। देन डिसेप्शन इफ यूज्ड, ठीक है। डिसेप्शन क्या होता है, थोड़ा सा चीट कर लेना, ठीक है। तो वैसे तो ये नहीं होता है, नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कहीं यूज किया है, इवन इफ इट इज यूज्ड बाय द रिसर्चर, कब यूज होता है जनरली वो, कि जब उनको ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट ऑनेस्टली इनसे पूछ ली तो हमें उसका आंसर ऑनेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। कई टेंडेंसी होती है ना कि पार्टिसिपेंट में हाइड फ्रॉम दैट थिंग, या उसको क्लियरली नहीं बताएं, हिचकें उस चीज़ को बताने में, तो उस टाइम पे कभी कभी थोड़ा बहुत डिसेप्शन इसमें रिसर्चर्स की तरफ से आ जाता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंड बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है। इफ़ इट इज़ यूज्ड एट ऑल, पहली बात तो यूज़ करना नहीं चाहिए, बट इन लाइक रेयरेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस अगर यूज़ किया जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। समटाइम्स रिसर्चर्स डोंट रिवील फुल डिटेल्स, ठीक है, डिसेप्ट करते हैं, बट मस्ट बी जस्टिफाइड फॉलोड बाय डीब्रीफिंग, ठीक है। वो करने के बाद, ठीक है, उनसे सवाल जो पूछने थे या कुछ भी था जहाँ पे ये डिसेप्शन यूज़ हुआ, उसके बाद क्लियरली उनको ये चीज़ बतानी चाहिए एंड उसको जस्टिफाई करना चाहिए एंड डीब्रीफ करना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड ये बहुत ही यहाँ पे चीज़ जो है वेरी वल्नरेबल कह सकते हैं, ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने ठीक से जस्टिफिकेशन नहीं दिया तो लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है पार्टिसिपेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा केयरफुल वाली चीज़ होती है एंड इसमें काफ़ी और स्टेप्स होते हैं, ये जस्ट मेन मैंने आपको लिख दिया है, इतना इज़ इनफ फॉर नाउ समझने के लिए। देन है कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें ऑफकोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी ऑफ द पर्सन के डेटा की, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट प्राइवेट, ठीक है। जो हम जैसे यूज़ कर रहे हैं डेटा में अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए या कुछ, तो वहाँ पे हम कोड्स का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नेम्स, ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। देन है विदड्रॉल फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेंट की मर्जी है, वो कभी भी चाहे तो विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उनके ऊपर कोई पाबंदी या रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको रिसर्च के एंड तक हमें रिसर्च में पार्टिसिपेट करना ही करना है। नो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो क्विट कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं रिसर्च से, एंड इवन अपना जो पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर की होती है दैट ऑल्सो कैन बी विदड्रॉन, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी फ्री टू लीव अ स्टडी एट एनी टाइम, ठीक है, विदाउट पेनल्टी, कोई पेनल्टी, कोई इसमें प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। बिना एकदम किसी प्रेशर के वो अपना विड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द डेटा, ठीक है। जो भी डेटा उन्होंने शेयर किया है वो भी वो अपना वापस ले सकते हैं, ओके। एंड व्हाट एल्स, जो भी हमारी स्टडीज़ हैं दे शुड बी रिव्यूड या अप्रूव्ड बाय एथिक्स कमेटी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ऑल स्टडीज मस्ट बी रिव्यूड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन बाय एथिक्स कमेटी, ओके। तो एथिक्स कमेटी होती हैं, वो हमारी स्टडीज़ को रिव्यू करें, अप्रूव करें, देन ओनली दे शुड गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ओके। सो नेक्स्ट, ओके, सो एथिक्स यहाँ कंप्लीट होते हैं एंड
देन इज योर बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड एपीए स्टाइल। ठीक है, बेसिक्स हमें यहाँ पे करने हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, यानी कि रिसर्च पेपर जो हम बनाते हैं वो कैसे लिखा जाता है, एंड एपीए स्टाइल। ठीक है, एपीए इज योर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन जो स्टैंडर्ड आपको इनकी तरफ से मिलता है। ओके, सो बेसिक कोई भी टिपिकल रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ हमारे सेक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड सेक्शंस, वो हमें करने होते हैं फॉलो। ठीक है, सेक्शंस या फॉर्मेट कह लो आप। टाइटल, सबसे पहले हमारा टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, काइंड ऑफ हमारे पूरे रिसर्च का एक छोटा रूप होता है वो। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में हम उसको अपना बता देते हैं। ठीक है, एंड कभी कभी आपने देखा होगा कि आपसे जब मांगा जाता है कि अपना, कभी कभी तो आपसे रिसर्च पेपर मांगा जाता है, कभी कभी बोलते हैं ठीक है अपने रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट भेज दो, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी रिसर्च क्या थी, है ना। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यहाँ पे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो करंट रिसर्च हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट में जो लोगों की स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं, वो हम गो थ्रू करते हैं, उसको पढ़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ें फिर हम यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में अपनी मेंशन करते हैं। देन रैशनैलिटी ऑफ द स्टडी, रैशनैलिटी ऑफ द स्टडी क्या है कि यहाँ पे हमें जस्टिफिकेशन देना होता है। ठीक है, कि ये जो हम कंडक्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च, उसको एक्सप्लेन करना होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना, एंड क्यों ये ज़रूरी है ये रिसर्च करना, क्या गैप है जिसको ये फुलफिल करेगी। तो बेसिकली रैशनैलिटी में हम क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं फॉर आवर करंट रिसर्च। ठीक है, एंड ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर था, ये क्या होता है, ये पास्ट रिसर्च की स्टडी होती है, हमारी पास्ट स्टडीज़ जो होती हैं एंड रिसर्चेज होती हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, एंड रैशनैलिटी ऑफ द स्टडी में हम अपनी जो करंट रिसर्च हम कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या ही हो जाएगा करने से, है ना। तो वो सब चीज़ें, क्या गैप फुलफिल हो जाएगा, क्यों ज़रूरी है ये रिसर्च, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे रैशनैलिटी ऑफ द स्टडी में मेंशन करते हैं। ओके, देन है मेथडोलॉजी। ठीक है, मेथडोलॉजी क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा नेचर ऑफ रिसर्च में कि सिस्टमेटिक होती है रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे मेथडोलॉजी जो होता है ये हमारा एक्चुअली सिस्टमेटिक प्लान होता है। इसमें हम पूरा प्लान डिस्क्राइब करते हैं कि हम कैसे कैसे अपनी रिसर्च करने वाले हैं, कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे हम डेटा को एनालाइज करेंगे, कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से हम स्केल यूज़ करेंगे, है ना, कौन से क्वेश्चनेयर यूज़ करेंगे, क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उसमें कौन से रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे, ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर मैथडोलॉजी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है, हमारा सिस्टमेटिक प्लान होता है फॉर आवर रिसर्च। ओके, एंड इसमें क्या क्या होता है, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, किससे किया जाएगा, हमें वो भी बताना होता है। सपोज हमें जैसे माइंडफुलनेस वाला एग्जाम्पल था, तो हम उसमें बताएंगे कि ओके हम इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के मेल्स का, फीमेल्स का या स्टूडेंट्स का यहाँ से हम ये डेटा कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो जो हम सैंपल लेंगे उसके बारे में हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होता है यहाँ पे। ठीक है, सो हाउ डेटा विल बी कलेक्टेड ये बताना होता है। फ्रॉम होम ये बताना होता है किससे लेंगे, एंड हाउ इट विल बी एनालाइज, को कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या हमें रिसर्च प्रॉब्लम बतानी होती है यहाँ पे। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं, हाइपोथेसिस हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली होनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल डिफाइन। हमारी ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं हम अपने रिसर्च के, यहाँ पे क्या क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाए होंगे, 4-5 हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल, तो वो सारे हमें यहाँ बताने होते हैं।
ठीक है। अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हमें यहाँ देनी होती है, मेन जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस भी आपकी यहीं आती हैं। देन हमें अपना सैंपल जो है, सैम्पलिंग टेक्निक बतानी होती है, ठीक है। डेटा कलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे फ्रॉम होम वगैरह है तो यहाँ पे ये सैंपल की ही बात हो रही है, ठीक है। हम सैंपल क्या ले रहे हैं, सैम्पलिंग टेक्निक हमें बतानी होती है कि कौन सी यूज़ करेंगे हम सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन हमें बताना होता है, ठीक है। कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, टूल्स बताने होते हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो हमने स्ट्रेस से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है तो स्ट्रेस के ऊपर जो भी कोई भी स्टैंडर्ड स्केल अवेलेबल है उस स्केल का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ देना होगा, ठीक है। सो टूल्स हो गए हमारे, या क्वेश्चनर्स हो गए, स्केल्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक कि हम भाई कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर हो गया, तो व्हाट आर वी यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी मैथडोलॉजी में, ओके। इन सब चीज़ों को मिला के हमारा मैथडोलॉजी बनता है। तो आपको यहाँ से क्लियरली ये चीज़ें, अगर आप कोई पढ़ेगा आपकी रिसर्च के बारे में तो उसको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाँ भाई क्या सिस्टमेटिकली प्लान आपने बनाया अपनी रिसर्च को करने के लिए, ठीक है। एंड यहीं से हमारा जो रिसर्च का जो नेचर होता है वो हाईलाइट होता है कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर, इट इज़ सिस्टमेटिक इन नेचर। वहाँ पे हम पूरा प्लान के हिसाब से काम करते हैं, ये नहीं कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ, है ना, ओके। सो दिस इज़ योर प्लान। देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, फिर हमारा जो आते हैं रिजल्ट्स उसको हम मेंशन करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ओके। देन समरी एंड कंक्लूजन, समरी कंक्लूजन देते हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस बताते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे हो सकती हैं। देन हम मेंशन करते हैं उस रिसर्च से रिलेटेड लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेशंस की जैसे कुछ चीज़ें जो जिन पे कि आपका कंट्रोल नहीं चल पाया, ठीक है, विच वर नॉट अंडर योर कंट्रोल, उसकी वजह से रिसर्च में कुछ अगर लिमिटेशन आई हैं तो दैट आर लिमिटेशंस। डीलिमिटेशंस क्या होती हैं, डीलिमिटेशंस ये होती हैं जो कि रिसर्चर खुद एक बाउंड्री सेट कर देता है कि ओके आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, ठीक है, ड्यूरिंग माई रिसर्च, वो आती हैं डीलिमिटेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे डीलिमिटेशंस क्या होती हैं, बाउंड्रीज सेट बाय रिसर्चर, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे लिमिटेशन आती है रिसर्च में। एंड लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन जो कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से लिमिटेशन अगर आई है रिसर्च में लेकिन दे वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर, ठीक है, ये होती हैं नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स कौन से होते हैं, दे आर द बाउंड्रीज सेट बाय रिसर्चर। देन आता है रेफरेंसेस, फिर आपने अपनी रिसर्च के लिए जहाँ से भी स्टडी किया है जो भी रेफरेंसेस लिए हैं उस सारे रेफरेंस की लिस्ट आपको देनी होती है, ठीक है। दे कुड बी बुक्स, दे कुड बी जर्नल्स, दे कुड बी सम ऑनलाइन आर्टिकल्स या सम लिंक्स, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह। देन अब आती है बारी रिपोर्ट राइटिंग, हमने देख ली कि कैसे कैसे फॉर्मेट होता है। अब आती है एपीएस स्टाइल देखने की। अब रिपोर्ट राइटिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक जो फॉर्मेट है राइटिंग का वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉलो करें। एंड वो फॉर्मेट कौन देता है, ग्लोबली इट इज़ गिवन बाय एपीए, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसको एपीएस स्टाइल बोलते हैं। एंड करंट जो आज की डेट में यूज़ हो रहा है इट इज़ एपीएस स्टाइल ऑफ 7th एडिशन, इनका 7th एडिशन आ चुका है। सो इन्होंने इसमें बेसिक बोला तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ही यहाँ स्टडी
स्टडी करेंगे, ठीक है। वैसे तो इन डेप्थ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है APA के स्टाइल में, बट वी विल स्टडी द बेसिक्स ओनली, ठीक है। सो जनरल फॉर्मेटिंग कैसी होती है? जनरल फॉर्मेटिंग में आपका फ़ॉन्ट आ जाता है जो कि टाइम्स न्यू रोमन होता है, एंड टाइम्स न्यू रोमन के अलावा 2-3 और होते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन आ जाता है एंड उसका साइज होता है 12, ठीक। एंड लाइंस के बीच में आपकी डबल स्पेसिंग आ जाती है एंड 1 इंच का मार्जिन्स रहता है, ठीक है। ये हो गई जनरल फॉर्मेटिंग। उसके बाद है इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि टेक्स्ट में जो आप साइटेशन करते हैं, यानी कि किसी दूसरे रिसर्चर की जो फाइंडिंग आप मेंशन करते हैं। याद है ना, हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में अभी पीछे देखा, जिसमें हम पास्ट स्टडीज़ या पास्ट रिसर्चेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम मेंशन करते हैं ना कि ये फाइंडिंग्स हुई हैं अभी तक, तो वो फाइंडिंग कहाँ से आई हैं, आपने किस रिसर्चर की ली है, वहाँ पे उनका आपको मेंशन करना रहता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड उसके लिए फॉर्मेट है। When you use someone else's idea, जब किसी दूसरे का आइडिया हम यूज़ करते हैं तो हमें ऐसे मेंशन करना होता है, ब्रैकेट, वो लाइन लिखी, सपोज कोई भी लाइन लिखी कि कॉफ़ी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ये लाइन आपने कहाँ से ली? आपने किसी ऑथर की पढ़ी है लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर का नेम लिखना है, ठीक है, एंड कौन से ईयर में उन्होंने की ये बात बताई वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लाइन आ गई, लाइन के ब्रैकेट में फिर आपको ये चीज़ लिखनी है, ओके। सो एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल नाम जिस ऑथर का था सिगमंड फ्रॉयड, किस ईयर में? 1900, ठीक है। तो इस तरीके से उस स्टेटमेंट के बाद आपको ब्रैकेट में ये मेंशन करना होता है, इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। दिस इज एज पर APA's फॉर्मेट, ओके। देन अदर थिंग इज रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेट। रेफरेंस लिस्ट हमें कैसे मेंशन करनी होती है? हमने देखा रेफरेंस में हम बुक्स भी मेंशन कर सकते हैं, जर्नल्स भी मेंशन कर सकते हैं, कोई वेबसाइट के लिंक्स होते हैं वो मेंशन कर सकते हैं ना। तो ये एक तो रेफरेंस जो है वो एंड ऑफ द रिपोर्ट में लगेगा, ठीक है, बीच में कहीं नहीं आएगा, तो रेफरेंस इज एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। बुक को हम कैसे मेंशन करेंगे? किसी बुक के बारे में मेंशन करना है तो हम लिखेंगे ऑथर का नाम, ठीक है, एंड अगर जैसे उसमें एब्रीविएटेड लेटर्स हैं तो वो लिख के डॉट लिखेंगे, देन ईयर लिखेंगे, कौन से ईयर में वो बुक पब्लिश हुई थी, टाइटल ऑफ द बुक रहेगा एंड पब्लिशर रहेगा, ठीक है। सो यू कैन सी टाइटल ऑफ द बुक जो है वो बोल्ड में है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको वैसे शायद, ये पूरी लाइन में सिर्फ टाइटल ऑफ द बुक है, ये बोल्ड में रहेगा, बाकी की इंफॉर्मेशन आपकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। जैसे कि ऑथर हैं के ग्रावे, तो उनका हम नाम लिखेंगे ग्रावे कॉमा के डॉट, ठीक है, जिस ईयर में उन्होंने दी 2004, अगेन डॉट, ये रहेगा ब्रैकेट में। बुक का नाम लिखेंगे हम, ठीक है, न्यूरोसाइकोथेरेपी, हाउ द न्यूरोसाइंसेस इन्फॉर्म इफेक्टिव साइकोथेरेपी, ये इनकी बुक का नाम है, ये पूरा बोल्ड लेटर्स में है, ठीक है। देन अगेन डॉट, ठीक है, फुल स्टॉप यानी कि, एंड देन द पब्लिशर्स नेम, न्यूयॉर्क NY साइकोलॉजी प्रेस, ये पब्लिशर का नाम है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रेफरेंस अबाउट एनी बुक इज मेंशन्ड एज पर APA फॉर्मेट, ठीक है। जर्नल अगर हमें मेंशन करना होगा तो जर्नल में पूरा सेम रहेगा, कोई बीच में बोल्ड या इस तरीके से नहीं आएगा लेटर, ठीक है। एंड उसकी क्या रहेगी फॉर्मेट, क्या रहेगा उसका? ऑथर का नाम जैसे इसमें था सेम वैसे ही, ईयर, फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, जर्नल नेम आ जाएगा, वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम में इशू हुआ है, एंड सबसे इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, पेजेस आपको बताने होंगे कि कौन से पेजेस से ये आपने इन्फॉर्मेशन उठाई है, ठीक है। सो वो पेजेस आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। सो दिस विल बी द फॉर्मेट फॉर योर जर्नल नेमिंग। अब आप चाहें तो खुद अपने हिसाब से कोई एग्जाम्पल यहाँ बना सकते हैं। इवन ईजीएस्ट रहेगा कि आप अपना खुद के नाम से उस एक एग्जाम्पल अपना बना लें अपने लिए, एंड उसमें अपने कोई भी हाइपोथेटिकल बुक का नाम या कुछ भी ऐसे लिख लें ताकि वो फॉर्मेट आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। देन है अवॉइड प्लेजरिज्म, ठीक है, कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी का काम, ठीक है, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, ये दैट शुड बी अवॉइडेड, दैट कुड बिकम अ एथिकल कंसर्न एज वेल, ठीक है। सो
ओके, सो अब है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। इंटरप्रेट कैसे करते हैं? अब हमने रिसर्च कर ली, हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो हम उस रिजल्ट को पहले तो मेन फाइंडिंग हम लिस्ट करेंगे कि हम ये मेन जो है हमारा रिजल्ट आया है। उसके बाद हमने जो हाइपोथेसिस बनाए थे उनसे हमें लिंक करके बताना है कि ओके ये हाइपोथेसिस हमारा ठीक है, ये नहीं मैच हुआ, तो वो सब क्या क्या कंडीशंस रहेंगी हर एक हाइपोथेसिस की हमें बतानी है। ठीक है, देन एक्सप्लेन मीनिंग एक्सप्लेन करना है हमें उस चीज़ का, एंड कंपेयर विद पास्ट रिसर्च, कोई भी पास्ट में रिसर्च हुई है तो उसके साथ कंपेयर करके बताना है कि ओके ये कितनी मैच करती है या कितना हमारा क्या किस हिसाब से डिफरेंस आया है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें कंपेयर विद पास्ट रिसर्च करनी है। देन मेंशन लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस, जो हमने बात की कि हमारी स्टडी में क्या क्या लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस थी उसके बारे में हमें बताना है। एंड सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इस रिसर्च में, या आप क्या नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड इस रिसर्च को और आगे किस तरीके से लेके जाना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, रिसर्च की जो भी हमारी फाइंडिंग होती है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड यहाँ पे हमारे ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन नोट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, सो इस क्लास में हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए? हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च देख लिया, देन हमने क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स देख लिए रिसर्च अप्रोचेस में, है ना। एंड यहाँ से हमने 3 टॉपिक्स कर लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स कर लिया, रिसर्च एथिक्स कर लिए, बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड एपीएस स्टाइल, ये हमारा कवर हो गया। ओके, देन अब हम बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, समझ आया है। इफ़ यस, प्लीज़ like, share and subscribe to the channel. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.